गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड हमने डिस्कस कर ली और एक आधा क्वेश्चन भी किया होगा। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। इसमें अपन इंटीग्रेशन काम में लेंगे। इसमें क्या लेंगे बेटा काम में? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही है, हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं और ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम फाइंड आउट करते हैं वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए फाइंड आउट करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज इनिशियली t1 0 टाइम से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन से और t2 इंस्टेंट t पे उसकी वेलोसिटी वेरी कर जाती है। इनिशियली उसकी वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 कि 0 से स्टार्ट हुआ सपोज और फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो गया x और a कांस्टेंट, a को क्या रखा है? कांस्टेंट। इस कंडीशन में अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी होती है। ये आपको इनिशियली गिवन है सारा कि इनिशियली कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करना स्टार्ट करता है उसकी वेलोसिटी u होती है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इंस्टेंट t पे उसकी वेलोसिटी v होगी और डिस्प्लेसमेंट x, और इस ड्यूरेशन में 0 से t इंटरवल में आपका a कांस्टेंट है। 0 से t इंटरवल में आपका a कांस्टेंट है। और अब आपको कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अपन जानते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। we know that a equals to dv upon dt at instant t। अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की बात करूं तो फॉर्मूला होगा a equals to dv upon dt। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देन dv equals to a dt, dv equals to a dt। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करना होता है। आपने इधर भी इंटीग्रेशन किया और इधर भी इंटीग्रेशन किया। और इस सॉल्यूशन को या इसका इंटीग्रेशन करने से पहले मैं दो फॉर्मूले लिखता हूं जो आपको याद रखने हैं। वैसे जीरो चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके। x टू दी पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना हो फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। n की वैल्यू 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 2 है तो x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इस तरह से अपन सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि केवल मेरे पास एक कांस्टेंट टर्म है 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो आंसर आएगा बेटा x। 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा? x यहां पे वेरिएबल लिया। ठीक है ना, ये 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t, 1 का z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन z, 1 का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v। इस तरह से हम चेक करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, यहां केवल dv लिखा है, इसका मतलब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसका करना है? कुछ नहीं है तो यहां पे 1 कंसीडर कर लेते हैं। 1 क्या करना है? इधर a तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसको एक बार लिखा जाएगा बेटा इंटीग्रेशन 1 dv। हाँ, ये भी देखना है लिमिट v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। इनिशियल वेलोसिटी u है तो इनिशियल लिमिट जो है, लोअर लिमिट है वो u हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है तो फाइनल जो अपर लिमिट है वो v हो जाएगी। तो u से v में आपको इंटीग्रेशन करना है 1 का, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। 0 से t, देखो टाइम की जो लिमिट है, इनिशियल टाइम जो है वो 0 लिया हुआ है, फाइनल टाइम कितना है t, तो 0 से t में 1 का इंटीग्रेशन कर देना है। a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर कर गया तो यहाँ पे 1 बच गया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है और आंसर देखो, 1 का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v, लिमिट क्या है आपकी? अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है, इक्वल्स टू a कांस्टेंट एज इट इज। 1 का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन स्मॉल t, लिमिट क्या हो जाएगी बेटा? 0 से t, लिमिट हो गई आपकी 0 से t। अब आप लिमिट पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। v की जगह एक बार अपर लिमिट लिखी जाएगी, वो v है, माइनस लोअर लिमिट v की जगह क्या पुट कर देंगे? u। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस u हो गया। उसके बाद a एज इट इज, इसमें t पुट करोगे, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, t माइनस 0। और अब इसको सिंपलीफाई कर लो, u का आप उस तरफ ले जाओ, देन v इक्वल्स टू u प्लस a t माइनस 0 80 हो गया। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने फाइंड आउट करी है बेटा यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। आपने इसमें इंटीग्रेशन यूज करके आपने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, बहुत इजी थी। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मेथड ऑफ कैलकुलस से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्राफिकल मेथड तो 9th क्लास में डिस्कस हो गया था। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तो अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे अपन, क्योंकि उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करना है। तो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx ओवर dt।
यही फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, वहां से वेलोसिटी मिलेगी और वो इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट टी पर। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं इसको लिखूंगा dx v dt, dx v dt। आप फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ v from equation first, then dx equals to u plus at into dt, और अब आप dt को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, then dx equals to u dt plus at into dt, और अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लो। यहां किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x, लिमिट हो जाएगी बेटा 0 to x। यहाँ t के रेस्पेक्ट में 0 to t, इनिशियल टाइम 0 है, इसमें भी t के रेस्पेक्ट में 0 to t। और अब आप इसका इंटीग्रेशन कर लो। अब आप इसका क्या कर लोगे? इंटीग्रेशन। फॉर्मूला आपने देख लिया, ये कॉन्सेप्ट जो है ना फॉर्मूले वाला वो याद रखना है हमेशा के लिए, काम आएगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें क्या करूंगा, 1 कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर कर लूंगा। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन 1 dx लिमिट 0 to x इक्वल्स टू u कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन से। u इंटीग्रेशन 0 से t 1 dt प्लस a कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर a आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ गया 0 से t स्मॉल t dt। अब वो इंटीग्रेशन करो, 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 0 to x इक्वल्स टू u एज इट इज। 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन स्मॉल t, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t प्लस a एज इट इज। t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, t की पावर 1 कंसीडर कर लो, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसको लिखोगे t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट होगी बेटा 0 से t, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से t। अब लिमिट्स पुट कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x माइनस 0 इक्वल्स टू u t माइनस 0, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 प्लस a बाई 2 कांस्टेंट बाहर ले लिया, अपर लिमिट t है तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और सिंपलीफाई करो, ये x हो गया, ये ut बचा प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें फाइंड आउट करनी होती है, जिसको हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब देखेंगे बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत सारे इंटीग्रेशन कर लिया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपने v dx/dt लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v की वैल्यू पुट करी और बहुत सारे इंटीग्रेशन करके आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या होती है बेटा बस ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके लिए ध्यान से देखो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए पहले मैं लिखता हूं a का फॉर्मूला, we know that a equals to dv by dt। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। अगर मैं इससे सॉल्व करना चाहूंगा डायरेक्ट तो मेरी इक्वेशन में t आएगी। मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले से ध्यान है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, उसमें t रिमूव करते हैं अपन, t को रिमूव करते हैं तो मुझे यहां पे भी t को रिमूव करना है, तो मैंने इस इक्वेशन को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में dx से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर सेम क्वांटिटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। आप इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, dx और dt अलग कर लिया, जिसको अपन v लिखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और dv by dx है वो आपने एक साथ लिख दिया, dv by dx अलग लिख दिया, dx by dt को अलग लिख दिया। अब ये जो dx by dt है ये तो v है, तो इसको लिखा जाएगा बेटा a equals to v dv over dx, और अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बहुत साइड इंटीग्रेशन कर लेंगे और अपनी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। देखो ध्यान से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v dv इक्वल्स टू
क्रॉस मल्टीप्लाई करो v dv इक्वल्स टू a dx, a dx, और अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लो। इधर किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? v, इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी v। इधर x के रेस्पेक्ट में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट x। v का v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या हो जाएगी बेटा आपकी u टू v इक्वल्स टू a, इंटीग्रेशन से बाहर 1 का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x, लिमिट हो गई 0 टू x, लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू x। अब आप लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v की जगह v पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाय 2 माइनस v की जगह लोअर लिमिट u पुट कर लेंगे, u स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू a x माइनस 0, x माइनस 0, 2 एलसीएम लेके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax, u स्क्वायर को उधर ले जाओ, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। This is the equation of third equation of motion. v square equals to u square plus 2ax. It is third equation of motion. ठीक है, इस तरह से अपन using method of calculus तीनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा फ्री फॉल से। इन केस ऑफ फ्री फॉल जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कैसे डिफाइन करी जाती है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अपन इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल कैसे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूमेरिकल में कैसे काम आती है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो फ्री फॉल की बात करते हैं, और फ्री फॉल के केस में आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, कैसे गिरता है, वो सब हमें पता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका है फ्री फॉल। अगला टॉपिक आपका है फ्री फॉल, इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आपने फ्रीली छोड़ दिया। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मेरे पास ये चाक का टुकड़ा मैं अर्थ की सरफेस से h हाइट से फ्री फॉल करता हूं, छोड़ता हूं, तो ये सीधा नीचे की तरफ आता है, ये सीधा नीचे ही गिरता है। इसका मतलब अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा जब फ्री फॉल, और उसकी वैल्यू आपको फिक्स पता है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लो अर्थ की सरफेस से h हाइट से, कितनी हाइट से, h हाइट से हमने किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल किया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो h है, इनिशियली आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। जब अपन फ्री फॉल करने वाले इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जैसे ही वो अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v। अब वो नीचे की तरफ आ रही है तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू जो है वो प्लस g होगी। फ्री फॉल वाले केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो प्लस g। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u v इक्वल्स टू u प्लस at लिखते हैं अपन, v इक्वल्स टू u प्लस at लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a की जगह आप क्या पुट कर दोगे इस कंडीशन में g। मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में इंस्टेंट t लगा होगा, इंस्टेंट t में यहां से यहां तक पहुंचे, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t, तो gt लिखा जाएगा। तो v इक्वल्स टू gt, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन देखते हैं, फार्मूला लिखते हैं x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। x डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है, यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी h, तो x की जगह अपन h पुट कर सकते हैं, या x भी लग सकते हैं उसको, या y से भी डिनोट कर देते हैं कई बार। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है इनटू t प्लस हाफ, a की जगह आपका प्लस g लिखा जाएगा, फ्री फॉल है तो a को आपने g पुट कर दिया इनटू t स्क्वायर, तो h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन केस ऑफ फ्री फॉल। ऐसे अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करेंगे, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax या 2ax। आप इसमें वैल्यूज पुट करो, फाइनल वेलोसिटी v थी, v स्क्वायर इनिशियल 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या पुट करोगे g, a की जगह आप क्या पुट कर दोगे प्लस का g, और x को आप क्या मान रहे हो h, तो इसको लिखोगे 2gh। देन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई g स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। This is called third equation of motion in case of free fall। तीनों इक्वेशन क्लियर होगी, या तो डायरेक्ट याद रख लो या फिर आप लॉजिकली सोचो। जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं तो उस केस में a की वैल्यू लिखी जाएगी प्लस g, और किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो उस केस में a आपका होगा माइनस g। ठीक है ना, क्योंकि आपने जो एक्सेलरेशन लगाया वो ऊपर की तरफ है और फ्री फॉल के केस में होता है नीचे की तरफ, तो प्लस g के ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस g हो जाएगा, उस कंडीशन में माइनस g एक्सेलरेशन होगा। ठीक, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करने की केस में आपका g है वो माइनस g हो जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इस पे अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, आसान न्यूमेरिकल।
देखो बेटा आसान क्वेश्चन है, एक बुक का सॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूं। एक आपके पास बिल्डिंग है जिसकी हाइट गिवन है, बिल्डिंग जो है उसकी हाइट गिवन है, ये आपकी सरफेस है, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसकी हाइट 25 मीटर है। कितनी है बेटा? 25 मीटर हाइट है। आपने एक बॉल को थ्रू किया ऊपर की तरफ, बिल्डिंग की जो रूफ है वहां से, यहां से बिल्डिंग के ऊपर से आपने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u से, इनिशियल वेलोसिटी u जो थी वो 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका। सपोज उसने h हाइट ट्रेवल करी, वो h हाइट तक ऊपर गई, तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे इसमें। इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, यहां से ऊपर की तरफ फेंका तो कितनी हाइट तक जाएगी, ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी हाइट तक जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन तो, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि कितनी हाइट तक ऊपर गया, उसमें कितना समय लगा और फिर नीचे आने में, तो ये टोटल समय भी पूछा है। h हाइट तक ऊपर गया, उसके बाद नीचे आने में, तो ऐसा बोला गया कि ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा। दूसरा क्वेश्चन वो था, ठीक है ना, बुक का शॉर्ट क्वेश्चन आप देखना बुक में। तो पहला क्वेश्चन जो है उसमें यह पूछा गया कि कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास u है, आपने उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू किया है, तो u आपका 20 मीटर पर सेकंड, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू किया है तो जो a है, एक्सेलरेशन है, वो कितना होगा? -g, मींस -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g की वैल्यू वैसे 9.8 होती है, बट ज्यादातर क्वेश्चन में इसको अपन 9.8 ले लेते हैं, सॉरी 10 ले लेते हैं। तो a -g समझ में आ गया। अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रू किया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन -g होगा, और वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखी जाएगी। फाइनल वेलोसिटी, जितनी हाइट पे, मान लो ये यहां तक पहुंचा, तो यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। डी एक्सेलरेशन होगा इस केस में, ऊपर पहुंचते पहुंचते उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। अब मुझे h कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट तक जाएगा। कौन सी इक्वेशन काम में लेनी चाहिए, सोच के देखो। इक्वेशन ऑफ मोशंस की जो एप्लीकेशंस है ना, वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करनी। इनिशियल वेलोसिटी गिवन, फाइनल वेलोसिटी गिवन, a गिवन, x पूछा है, h पूछा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम नहीं है ना इसमें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती है v² = u² + 2ax। यहां पे देखो फाइनल वेलोसिटी 0 है, रख दी। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया, प्लस 2a की जगह क्या पुट करोगे? -10, g हो गया ना, और x आपको h सॉल्व करना है। x को आपने क्या मान लिया? h, जो हाइट आपको कैलकुलेट करती है। तो आंसर क्या आया? 0 = 20 का स्क्वायर 400 हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस 20 × h, 20h को इधर ले आओ, 20h = 400। h की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 400/20, 20 मीटर। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्डिंग की सरफेस, बिल्डिंग की रूफ से, छत से 20 मीटर ऊपर जाएगा। इसका मतलब टोटल, अगर सरफेस से टोटल हाइट कैलकुलेट करें, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? 25 + 20। अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे गया? अगर मैं अर्थ की सरफेस से पूछूं, फ्रॉम अर्थ सरफेस, आप लिखोगे 25 + 20, 45 मीटर। कितने डिस्टेंस पे गया? 45 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है बेटा? सेकंड पार्ट में पूछा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से फेंका गया, ये जो बॉल थी वो यहां से फेंकी गई, हाइट पे जाके नीचे आने में, सरफेस तक आने में कितना टाइम लगेगा। अब देखो मैं इसको सिंपलीफाई कराता हूं बहुत इजी वे में। आपने यहां से फेंका, यहां पे जो पोजीशन थी वो y1 मैंने गिवन है 25 मीटर। भाई कितनी हाइट से फेंका? तो y1 आपको इनिशियल पोजीशन आपको गिवन है 25 मीटर। ऑब्जेक्ट हाइट पे गया, उसके बाद वापस नीचे आया, फाइनल यहां पहुंचते पहुंचते उसकी पोजीशन y2 कितनी होगी? अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है? 0। पोजीशन आपको पता चल गया, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ फेंका है तो एक्सेलरेशन आपका -g होगा, और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 मीटर पर सेकंड। तो इसके लिए मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेऊंगा, क्योंकि मुझे t कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में मुझे t कैलकुलेट करना है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखते हो x = ut + ½ at²। इस वाले केस में x डिस्प्लेसमेंट x2 - x1 की वैल्यू थी, यहां मैं डिस्प्लेसमेंट को लिख सकता हूं y2 - y1, y2 - y1 = ut + ½ a की जगह क्या लिखोगे? -g × t²।
y2 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 25 है। y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 25, क्योंकि यहां से मैं मेरे आप थ्रू कर रहे हो ऑब्जेक्ट को। u इनिशियल वेलोसिटी आपकी 20 into t प्लस हाफ प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हाफ, g की वैल्यू 10 into t स्क्वायर और सिंपलीफाई करोगे माइनस 25 इक्वल्स टू 20t माइनस का 5t स्क्वायर, 5 कॉमन लेके काट दो, माइनस का 5 इक्वल्स टू 4t माइनस का t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ सबको, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहां से t की दो वैल्यू सॉल्व होंगी, सॉल्व करके देखो t स्क्वायर माइनस 5t प्लस t लिखेंगे, इसको 5t प्लस t लिखा जाएगा, माइनस 5t प्लस t माइनस 4t हो गया, ठीक है ना, माइनस 40 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 5t स्क्वायर बिल्कुल माइनस 5t स्क्वायर ही आना चाहिए, माइनस 5 इक्वल्स टू 0, t कॉमन ले लिया t माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिया t माइनस 5 इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 5 आया और t इक्वल्स टू माइनस 1 सेकंड आया, टाइम माइनस में पॉसिबल नहीं है कैंसिल, t इक्वल्स टू 5 सेकंड आपका आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट को या बॉल को यहां से जब थ्रू करेंगे तो ऊपर जाके नीचे आने में उसको 5 सेकंड लगेंगे, इसको टोटल टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड। इस क्वेश्चन को आप दो तरह से सोल्व कर सकते थे, यहां से यहां तक का पूछने का टाइम अलग मेजर कर लो और फिर यहां से नीचे आने का टाइम अलग से मेजर कर लो और फिर टोटल कर लो, वो आंसर भी ठीक होता है। और एक स्टेप में सोल्व करना चाहो डायरेक्ट ऐसे सोल्व करो, ठीक है बेटा, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।